हेलो बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग बालाजी पब्लिकेशन से आंकिक प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं ऊष्मा स्थानांतरण नाम के चैप्टर के। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। ये ऊष्मा स्थानांतरण के आत्मनिरीक्षणात्मक का थर्ड वीडियो है और इसमें हम जितने भी क्वेश्चन अब बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 13 से लगा करके 22 तक, ये सभी के सभी हम सब लोग क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? किसी ताप पर दिए गए तरंगदैर्घ्य के लिए वस्तु की उत्सर्जन क्षमता 5 वाट पर मीटर स्क्वायर तथा कृष्णपिंड की उत्सर्जन क्षमता 10 वाट पर मीटर स्क्वायर है। वस्तु की अवशोषण क्षमता तथा उत्सर्जकता का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया एक हमें वस्तु दी गई है और उस वस्तु की किसी तरंगदैर्घ्य पर जो उत्सर्जन क्षमता है, किसी तरंगदैर्घ्य पर उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा से, उत्सर्जन क्षमता को तो हम ई से लिखते हैं, लेकिन एक फिक्स तरंगदैर्घ्य के लिए होगा तो ई लैम्डा, वो दिया गया है 5 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और एक आदर्श कृष्णिका की दी गई है उत्सर्जन क्षमता 10 वाट पर मीटर स्क्वायर। हमको अवशोषण क्षमता निकालना है इसी तरंगदैर्घ्य पर और साथ ही साथ हमको निकालना है एप्सिलॉन। उत्सर्जकता का मतलब होता है अगर हम किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता की तुलना आदर्श कृष्णिका से कराते हैं तो वो उत्सर्जकता होती है उस वस्तु की, या सापेक्ष उत्सर्जन क्षमता जिसको कहते हैं। ये दो फार्मूले तो पिछले वीडियोस में हम अप्लाई करते हुए आ रहे हैं। यहां से लगेंगे एप्सिलॉन, यानी कि ये होती है उत्सर्जकता, E अपॉन E होता है। अगर आप सब लोग किसी तरंगदैर्घ्य के लिए कहेंगे तो ये E लैम्डा अपॉन E लैम्डा होगी। कैपिटल E जो है यहाँ पर आदर्श कृष्णिका या आदर्श कृष्णपिंड की उत्सर्जकता है, वो उत्सर्जन क्षमता है, ठीक है। और E किसी वस्तु की दी गई। A लैम्डा अपॉन E लैम्डा या A अपॉन E जो है वो E लैम्डा के बराबर होता है। किसी तरंगदैर्घ्य पर होगा तो E लैम्डा, नहीं तो E, ठीक है। यही हमारा किरचॉफ का नियम है। कोई भी वस्तु जितनी ज्यादा वो अवशोषक होता है उतना ही बढ़िया वो उत्सर्जक भी होता है। ऊष्मा हानि की दर ये सबसे बेहतरीन है। dq अपॉन dt से लिखा जाता है जो कि T भी होता है। Q एक ऊर्जा है ना, ऊष्मा मतलब एक ऊर्जा है और ऊर्जा बटा समय ये पावर होता है, क्षमता या सामर्थ्य, और ये बराबर होता है A एप्सिलॉन 4 एप्सिलॉन A सिग्मा T नॉट की पावर 3 डेल्टा T। यहाँ सिग्मा आप सब लोग अगर पढ़े होंगे तो ये स्टीफन बोल्ट्जमैन नियतांक है और जिसका मान होता है 5.67 गुणे 10 की घात -8, ठीक है भाई। अब आगे इसका दूसरा भी मान है, न्यूटन के शीतलन नियम का ये दूसरा भी मान, ठीक। ये होता है एप्सिलॉन, यानी कि यही है उत्सर्जकता। अगर आदर्श पिंड नहीं है तो ये जोड़ देते हैं, गुणा बना देते हैं। ए सिग्मा ब्रैकेट टी की पावर 4, टी मतलब वस्तु का ताप और टी नॉट जो है वो तुम्हारा वातावरण का ताप, डेल्टा टी जो है वस्तु और वातावरण में तापांतर है। अब ई क्या है? उत्सर्जन क्षमता जो है एकांक क्षेत्रफल तथा एकांक समय में, एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में या प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा ही कहलाती है उसकी उत्सर्जन क्षमता, या इसी को कहा जाता है डायरेक्ट ऐसे ही कह दिया जाता है, वैसे इसको कहा तो जाएगा तीव्रता, इसको जनरली कहेंगे हम तीव्रता, ये चीज याद रखिए। और Q अपॉन T जो होता है P होता है और बटे में A, और E जो है वो सिग्मा T की पावर 4 होता है, ऐसा हमारे स्टीफन के नियम में बताया गया था। कोई भी वस्तु का तापमान अगर हम सब लोग हल्का सा भी बढ़ाते हैं तो उसकी जो उत्सर्जन क्षमता वो बहुत तेजी के साथ बढ़ती है, ऐसा बताया गया था, ठीक। इसके हम अप्लाई कर चुके हैं न्यूमेरिकल्स जब हम सब लोग अभ्यास प्रश्न पढ़ रहे थे। अब सामान्य वस्तु के लिए E का मान क्या होगा? बस यहाँ पर एप्सिलॉन से गुणा करा देना है। अगर आदर्श कृष्णपिंड है तो E का मान 1 हो जाता है, यानी एप्सिलॉन का मान 1 हो जाता है। तो हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन अप्लाई कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में हम सब लोग जान ही चुके हैं, किसी फिक्स तरंगदैर्घ्य पर है तो E लैम्डा लिख देते हैं। E लैम्डा बराबर क्या होता है? E लैम्डा अपॉन A लैम्डा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया है,
यहाँ पर ऊपर ई लैम्डा होगा और नीचे होगा हमारा ए लैम्डा, ऊपर ई नीचे ए, ठीक है। ये अवशोषण उत्सर्जन स्पेक्ट्रम या अवशोषण शब्द है, ये उत्सर्जन शब्द है। इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं। अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो ए लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी, ए लैम्डा बराबर करेंगे तो ई लैम्डा के अपॉन में क्या हो जाएगा, कैपिटल लैम्डा, आदर्श कृष्णपिंड का है उत्सर्जन क्षमता। ए लैम्डा बराबर ई लैम्डा हमारे पास कितना है 5 और कैपिटल ई लैम्डा 10, सॉल्व करेंगे तो ई लैम्डा हमारा कितना आएगा 0.5। ठीक, अब हम सब लोग एप्सिलॉन निकालते हैं और ये किसके बराबर होता है, ई लैम्डा अपॉन ई लैम्डा होता है। ई लैम्डा हमारा कितना आया है, ई लैम्डा हमारा आया है 10 और नहीं सॉरी माफ कीजिए ये 5 है और कैपिटल ई लैम्डा है 10, तो यहाँ से ये आएगा 0.5, इसका भी कोई मात्रक नहीं होगा, ठीक है। ए लैम्डा कहाँ पर था, कोई मात्रक कहाँ था, अवशोषण वाले में कोई नहीं था ना। अवशोषण क्षमता जब वस्तु का तापमान कम था, वातावरण का ज्यादा था, तो वो वस्तु ऊष्मा को अवशोषित कर रही थी, तो उसका तो कोई मात्रक ही नहीं था, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो ये दोनों हो जाएंगे इसके आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ये स्टीफन के नियम पर है। उस आदर्श कृष्णिका का ताप केल्विन में ज्ञात कीजिए जिससे विकिरण उत्सर्जन की दर 5.67 वाट पर सेकंड है। आदर्श हमें दिया क्या गया है, उत्सर्जन की दर। सबसे पहली चीज हम यहाँ पर जो अप्लाई करेंगे फार्मूला, हम यहाँ पर जो अप्लाई करेंगे आपसे फार्मूला स्टीफन के नियम, तो वो एकांक क्षेत्रफल से, वस्तु के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली ये समानुपाती टी की पावर 4 होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाए थे तो सिग्मा एक कांस्टेंट जुड़ा था, स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम था, ठीक है, जिसका मान भी ऊपर हमारे बुक में दिया गया है, हमने अभी बताया बेटा 5.67 गुणे 10 की घात -8। ठीक, अब यहाँ पर हम जब वैल्यू डालेंगे हमारे पास दी क्या गई है वैल्यू, ई का मान, उत्सर्जन की जो दर दी गई है वो 5.67 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक भैया। अच्छा सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घात -4 से गुणा कराते हैं, कराएंगे अगर सेमी को मीटर में तो 10 की घात -2, लेकिन स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, यदि ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ई की वैल्यू कितनी आएगी 5.67 इंटू 10 की पावर 4 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये बन जाएगा। हमको किसका मान निकालना है, पी का मान, वो भी केल्विन में, तो फार्मूला अप्लाई कर देते हैं भैया। P बराबर सिग्मा टी की पावर 4, ठीक। ई की वैल्यू है कितनी हमारे पास 5.67 गुणा 10 की घात +4, है ना, और सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है 5.67 गुणा 10 की घात -8 और इंटू में टी की पावर 4। सॉल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, -8 इधर आएगा +8, 4 पहले से ही थे, 8 और 4 कितने हो गए, 8 और 4 हो गए 12, और ये हो गया टी की पावर 4, तो 4 × 4 4 × 12, टी बराबर कितने आ गए मान 1000, 1000, वो भी किसमें केल्विन में, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो ये मान होता है आपका सिग्मा, सिग्मा का जो मान होता है 5.67 गुणे 10 की घात -8, क्योंकि जूल, जूल में भी रख सकते हैं आप चाहे तो यही कॉन्सेप्ट रख सकते हैं, ताकि इसका मात्रक से ना, तो इसका मात्रक वाट पर मीटर स्क्वायर है, तो रख सकते जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड ऐसे भी, और केल्विन बटे में आएगा तो केल्विन की पावर ऐसे ही, ठीक। तो केल्विन में था मान सिग्मा का, तो सही केल्विन में ही आएगा तापमान। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4000 केल्विन ताप पर किसी कृष्णिका से विकिरण उत्सर्जन की दर ज्ञात कीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है तापमान,
कितना 4000 केल्विन, 4000 केल्विन है, ठीक है। और उत्सर्जन की दर यानी कि ई का मान निकालना है, ठीक भैया। तो फार्मूला सेम वही, ई बराबर सिग्मा टी की पावर 4, सिग्मा का मान 5.67 गुणे 10 की घात -8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन के पास 4, और टी का मान 4000 है। 4000 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 10 की घात 3, और यहाँ पावर कितनी है 4, तो सबकी अलग अलग पावर कर दो, ये 4 की पावर 4 और गुणा 3 की पावर 4 करेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख दीजिए, 4 गुणा 10 की घात 3 की होल पावर 4, 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 कितना होगा, 4 चौक 16, चौको 64 और 64 चौको 256 होता है। तो सॉल्व कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई भी करा लेते हैं, या ऐसे करते हैं 16 गुणे 16 कर लेते हैं, पहले 16 भाई 256 आया टोटल, तो इसको 16 गुणे 16 के कॉन्सेप्ट पर सॉल्व कर लेते हैं, आसान होगा। 16 का हमको टेबल भी पता है, पहाड़ा भी पता है, 16 से 112 के दो बचा कितना 11, 16 96, 96 में 11 जोड़ेंगे तो 107 बचा 10, और 16 पंचे 80 और 10 90, 2 अंक आगे दशमलव था लगा लिए। अभी भी 16 एक बाकी है, पूरा 10 की घात -8 पूरा 10 की घात 3 चौक 12, फिर से 16 गुणा करो, 16 दूना 32 के 2 बचा कितना 3, 16 सत्ते 112 और 3 115 बचा कितना 11, 16 0 11 के 1 अभी भी कैरी बचा, 16 9 144 और 1 145, 2 अंक आगे दशमलव लगा रहने के, पूरा 10 की घात कितना बचा 4, दशमलव कितने अंक आगे लाए 3, तो 3 0 प्लस के और 4 पहले से ही थे, तो 1.45 पूरा 10 की घात 4 3 7, ये मिल गया ई का मान। आप चाहे वाट पर मीटर स्क्वायर रख सकते हैं मात्र, या फिर इसका मात्रा जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड भी रख सकते हैं, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, क्या कह रहा है, एक खोखले गोले, सॉरी माफ कीजिए हमने 17 काटे तो 16 निर्भर करेंगे। एक खोखले गोले में जिसकी दीवारों का ताप 723 डिग्री सेल्सियस है, एक सूक्ष्म छिद्र किया जाता है, छिद्र के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली विकिरण, तापमान कितना दिया गया है 723 डिग्री सेल्सियस, ये 16 नंबर इधर है, वो दरअसल 17 नंबर है, 723 डिग्री सेल्सियस। तापमान को कुछ जगह थीटा से भी लिखा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, केल्विन में चेंज करेंगे तो 723 में 273 जोड़ेंगे, ये किस में चेंज हो जाएगा, केल्विन में, जोड़िए 3 और 3 6 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, और 7 2 9 हो जाएगा, 996 केल्विन हो गया। ठीक, हमको उत्सर्जन की दर निकालनी है यानी कि ई का मान निकालना है, तो ई बराबर क्या होता है, सिग्मा टी की पावर 4, सिग्मा की वैल्यू 5.67 गुणा 10 की घात -8, और यहाँ पर कितना है 996 की होल पावर कितनी 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा जो दिया गया वही हम लिखे दे रहे हैं, बाकी आप मल्टीप्लाई करा लेना। इसका आंसर 5.61 लगभग 5.61 ई का मात्रक वाट पर मीटर स्क्वायर रख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर देखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर एक कृष्णिका से विकिरण की दर ई जूल प्रति सेकंड, ठीक है 273 डिग्री सेल्सियस पर उसी कृष्णिका से विकिरण की दर ज्ञात कीजिए। कृष्णिका है, ठीक है, तो T1 हमें दिया गया 0 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में चेंज करेंगे 273 जोड़ेंगे 0 में तो 273 हो जाएगा। E1 पहली उत्सर्जन की दर जो हमें दी गई वो E है, तो E1 बराबर E। T2 जो हमें तापमान कितना दिया गया 273 केल्विन, तो इसको 273 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ही जोड़ेंगे, तो 3 3 6 7 दूनी 14 फिर 4
2 2 4 1 5 इतने केल्विन हो जाएगी। E2 निकालना है और हम सब लोग जानते हैं E समानुपाती किसके होता है, T की पावर 4। तो हम यहाँ से अगर E1 बटा E2 बराबर करेंगे तो ये T1 बटा T2 की होल पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और यहीं पर हम वैल्यू डालेंगे, वैल्यू डाल देते हैं तो हमारी E1 कितना दिया गया है E, और E2 हमें फाइंड करना है बराबर। T1 हमें कितना दिया गया है 273 और T2 हमें फाइंड कर दिया गया 546 की होल पावर 4। कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा, तो 1 की पावर 4 1 ही रहेगा, 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर। तो जो हमारी E2 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 16 E। और इसका मात्रक जो E का दिया गया वही रख दीजिए। तो E का मात्रक हमें क्या दिया गया, जूल पर सेकंड, तो जूल पर सेकंड रख दीजिए मात्रक। इसका मात्रक जो था वही इसका मात्रक होगा, दोनों सेम ही तो है। अब हो गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 5 सेमी त्रिज्या के एक चांदी के गोले के पृष्ठ का ताप 527 डिग्री सेल्सियस है। यदि पृष्ठ के उत्सर्जन क्षमता 0.04 हो तो गोले के पृष्ठ से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो हमें सेम वही चीज, अब की बार क्या दिया गया है, एरिया वगैरह सब चीजें दी गई हैं, तो हमें त्रिज्या एरिया निकालना पड़ेगा। त्रिज्या हमें दी गई है, त्रिज्या को हम r से लिख रहे हैं 5 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करेंगे 10 की घात -2 से गुणा, क्योंकि सेमी का मतलब 10 की घात -2 ही होता है। और ताप दिया गया है, कितना तापमान है, तापमान हमें दिया गया है 527 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में चेंज करेंगे तो फिर इसमें हम क्या जोड़ेंगे, 273। ये किस में चेंज हो जाएगा, केल्विन में। 7 3 10 के 0 हासिल 1, 7 2 9 और एक कैरी जोड़ेंगे 10, और ये 7 5 और 2 7 और एक कैरी 8, ये हो गया 800 केल्विन। ठीक है, के कैपिटल लेटर बनाना क्योंकि केल्विन एक नाम है। अब उत्सर्जन क्षमता हमें दी गई 0.04, कोई यूनिट नहीं दिया गया, ठीक, कोई बात नहीं, मैं लिख रहा हूं। प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली विकिरण ऊर्जा, क्यू का मान निकालना है। क्षमता दी गई, अब की बार विकिरण ऊर्जा निकालना है। प्रति सेकंड का मतलब T बराबर कितना दिया गया, 1 सेकंड। लगा देते हैं फार्मूला। यहां से हमको क्यू अगर हम निकालेंगे, क्यू बराबर करेंगे तो कितना आएगा, E80 आएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। क्यू बराबर करेंगे E80 हो जाएगा, E80 ये वाला T, वो T की पावर, T मतलब टाइम वाला ये, ठीक है ना। और E बराबर करेंगे तो E बराबर कितना पढ़ेंगे, सिग्मा T की पावर 4 A इंटू T, वैल्यू डालना है इसमें। सिग्मा की वैल्यू 5.67 गुणे 10 की घात -8, ठीक। T कितना है 800, 800 की होल पावर कितनी 4, इंटू में एरिया कितना है, एरिया हम निकालेंगे, गोला है ना, तो गोले का एरिया कितना होगा वो चीज 4 पाई r स्क्वायर, गोले का एरिया कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू पाई भी रख रहे हैं, अभी नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा r स्क्वायर, r हमारे पास कितना है 5 गुणे 10 की घात -2 का 4r स्क्वायर, और इंटू में टाइम हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, टाइम हमें दिया गया है भैया, टाइम 1 दिया गया है। अच्छा एक चीज और है, ई हमें दिया गया है, तो ये ई का मतलब क्या है, सबसे पहले देखिए ये क्या आदर्श कृष्टपिंड है, नहीं है, जाहिर सी बात है यहाँ पर एप्सिलॉन से गुणा होगा, तो ये हमको वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अगर हम सब लोग एप्सिलॉन की वैल्यू रखेंगे, एप्सिलॉन बराबर, तो वो क्या होता है, ई अपॉन ई होता है। आदर्श कृष्टपिंड का ई क्या होता है, 1 होता है। क्लियर बात। तो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई, ये दरअसल स्मॉल ई हमारी है, सर्जन चलता, आदर्श कृष्टपिंड होता तो कैपिटल ई, ये स्मॉल ई, ठीक है 0.04, तो उसके साथ इसका क्या हो जाएगा गुणा,
तो एप्सिलॉन का गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर गुणा हम किए दे रहे हैं 0.04 इंटू ये लगा दे रहे हैं। ठीक है भैया ना, मल्टीप्लाई कराते हैं 4 से 28। अच्छा एक चीज और करते हैं, ये लिखा रहने दो 10 की पावर -8। यहाँ 8 की घात 4 है, तो 8 की घात 4 मतलब हम कर सकते हैं 8 टाइम 64 गुणा 64, है ना, आसान रहेगा। और या फिर 8 को 4 बार गुणा करा दीजिए, तब तो और आसान रहेगा। 8 गुणे 8 गुणे 8, कितने जीरो, 1 2 जीरो, 2 जीरो है मतलब 10 की घात, तो घात का घात से गुणा, 4 दूनी 8, और 4 पाई की वैल्यू 12.56 होता है। और यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, गुणा 10 की घात -4। सॉल्व करते हैं भैया इसको, है ना। तो 25 चौके कितना होता है, 100। 25 चौके कितना होता है, 100। 2 अंक आगे दशमलव था, लगा दिए। ये तो कंप्लीट हो गया। और ये तो 7 से कटेगा नहीं, 7 8 56, 7 1 7, ये तो कट जाएगा। तो इसको 4 पाई की वैल्यू 22/7 की दे रहे हैं। अब ये 7 1 7, 7 8 56, और 7 1 7, 2 अंक आगे दशमलव था, लगा दिए। ये इंटू में बचा कितना, लगभग 0.8 बचा। 1 लिखने कोई मतलब नहीं। +8 -8 खत्म, और यहां से कितना बचा, 4 और गुणा 22। ठीक है, 4 गुणा 22, 22 चौक 88, और ये कर देते हैं। चलिए देखा जाएगा। ठीक है, अब इंटू में बचा कितना, 10 की घात -4, और आज सॉल्व करेंगे तो क्यू का मान कितना आ रहा है 29.2, 29.2 वाट। वाट में क्यों आ रहा है, दरअसल प्रति सेकंड कह रहा है, तो इन्होंने कुछ किया नहीं, क्यू बाई टी का मान निकाल दिया, काम खत्म। तो टी को बटे में ले आए इन्होंने, काम ही खत्म। प्रति सेकंड के बेस पर आप चाहे इधर रख दीजिए चाहे इधर रख दीजिए, प्रति सेकंड मतलब क्यू अपॉन टी, ऊर्जा बटे टी क्या होता है, आपका पावर होता है। ये पावर निकाले है, तो पावर रख दीजिए, क्यू अपॉन टी, ये होता है पावर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर यही आएगा आपका। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, जो कि क्या कह रहा है, 300 डिग्री सेल्सियस ताप वाली कृष्णिका से 10 जूल ऊष्मा प्रति वर्ग सेमी प्रति सेकंड उत्सर्जित होती है। यदि सूर्य 10 की घात 6 जूल ऊष्मा प्रति वर्ग सेमी प्रति सेकंड उत्सर्जित कर रहा है, तो सूर्य का ताप क्या होगा। तो अब की बात सूर्य का इन्होंने एग्जाम्पल ले लिया है, तो यहाँ पर 19 नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं। तापमान कितना दिया गया है, तापमान दिया गया है 300, एक कृष्णिका दी गई है ना, कृष्णिका के लिए, तो 300 डिग्री सेल्सियस ताप वाली कृष्णिका से 10 जूल। T1 बराबर कितना दिया गया, 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इससे जो ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है लगातार, कृष्णिका है ना, तो कैपिटल E लिखे दे रहे हैं, 10 जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। ठीक, इसका मतलब होता है, अब सूर्य की जो ऊष्मा है वो पर सेकेंड, और प्रति क्षेत्रफल से जो उत्सर्जित कर रहा है वो E2 बराबर 10 की घात 6 जूल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। पर सेकेंड मतलब पर सेकेंड मतलब बटे का सेकेंड। अब सूर्य का ताप हमको निकालना है, यानी T2 निकालना है। क्या निकालना भैया, T2 निकालना है। ठीक है, लगा देते हैं फार्मूला यहाँ पर।
ये चीज तो हम जानते हैं कि जो E होता है वो समानुपाती होता है T की पावर 4। तो हम यहां से कह सकते हैं E1 बटा E2 बराबर T1 अपॉन T2 की होल पावर 4। तो ये कितना आएगा, वैल्यू डाल देते हैं। E1 हमारे पास कितना है 10, E2 कितना है 10 की घात 6, T1 कितना है 300, 300 है ना 300 जूल डिग्री सेल्सियस है। इसको केल्विन में चेंज करेंगे 273 जोड़ेंगे तो ये 573 केल्विन में हो जाएगा, 573। और बटे में हमको क्या निकालना है T2 और यहाँ होल पावर कितने में 4। ठीक है भैया, अगर हम इसको चेंज कर दें, यहां से कैंसिल आउट होगा तो बचेगा कितना 5। चेंज कर देते हैं तो ये आएगा कितना 10 की घात 5, 5 कहाँ, हाँ 5 ही बचा ऊपर, तो इस पलट देंगे तो T2 चला गया ऊपर और 573 कहाँ गया नीचे, और होल पावर कितनी है 4। हर अंश आपस में इंटरचेंज कर, पावर यहां से हटाएंगे तो यहां पर आएगी तो बटे में हो जाएगी। 10 की पावर 5/4 मतलब 10 की घात 1.25। तो T2 का मान यहां से कितना आएगा, तो इसकी वैल्यू लगभग लगभग 18 आएगी, लगभग लगभग 18 से थोड़ी कम है लेकिन हम 18 रख रहे हैं। ठीक है, और गुणा 573, 18 18 दिया 54, 5 बचा, 18 सत्ते 18 छक्का 18 पंचे 90, 108, 18 126 और 5 131 बचा 13, 18 पंचे 90, 90 और 13 कितना होता है, 90 और 13 103। तो ये करीब 10,314 केल्विन आएगा। और अगर डिग्री सेल्सियस में चेंज कर रहे हैं तो 273 घटा देंगे तो ये लगभग लगभग कुछ वैल्यू आएगी। तो हम समथिंग समथिंग ये 10,000 डिग्री सेल्सियस किए दे रहे हैं तापमान। ठीक है, ठीक, इसकी जो वैल्यू आएगी उसका आंसर पेपर हम निकाल सकते हैं कि 10 की पावर 1/4 ये सन्निकटन लगेगा लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, निकल तो आएगा ही आएगा। ठीक है, बाकी इसको देख लीजिएगा आप सब लोग। बढ़ते हैं अब हम सब लोग आगे शीतलन के नियम पर। तो जो हमारा न्यूटन का शीतलन नियम है उस पर आधारित आंकिक प्रश्न को देखिए। टोटल 3 क्वेश्चन चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, एक ही पदार्थ से समान पृष्ठीय क्षेत्रफल की दो वस्तुओं के ताप, एक ही पदार्थ से बनी समान पृष्ठीय क्षेत्रफल की दो वस्तुओं के तापमान का 227 डिग्री सेल्सियस और 327 डिग्री सेल्सियस है। यदि वातावरण का ताप 27 डिग्री सेल्सियस हो तो ऊष्मा हानि की दरों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अगर एक ही पदार्थ की बनी है तो इनकी जो उत्सर्जकता है वो सेम होगी और इनका एरिया भी क्या दिया गया है सेम। तो E1 बराबर A2 और एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन1 बराबर एप्सिलॉन2 कर दिया। अब इसको हम चेंज करेंगे डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, क्या जोड़ करके 273, 273 जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा 7 और 3 10, यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर 5, ये 500 केल्विन। इसमें भी जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 327 है। तो 327 में अगर हम सब लोग 273 जोड़ेंगे तो ये आएगा 600 केल्विन। ठीक है, और जो हमारा T0 दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको हम सब लोग लिख सकते हैं 27 प्लस 273, ये हो गया 300 केल्विन। ठीक है, ऊष्मा हानि की दर यानी कि क्यूबाइटी होता है, इसको हम सब लोग क्षमता भी कहते हैं P1, तो इसको P2, इन दोनों का रेशियो चाहिए। तो इसके लिए हम सब लोग करेंगे क्या, फार्मूला लगाएंगे
T बराबर फार्मूला क्या होता है, अगर तापांतर ज्यादा है तो ये यूज करेंगे और ताप का अंतर कम है तो ऊपर वाला। तो तापांतर कितने का है, देखो तापांतर तो वातावरण का 27 और वस्तुओं का कितना है, बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा अंतर है तो इसलिए हम नीचे वाला फार्मूला यूज करेंगे। क्या होता है, एप्सिलॉन ए सिग्मा टी की पावर 4 यानी वस्तु का ताप माइनस टी नॉट की पावर 4 यानी वातावरण का ताप। तो यहाँ से अगर हम P1 बटा P2 निकालें तो P1 के लिए एप्सिलॉन का मान एप्सिलॉन 1 एरिया A1 सिग्मा कांस्टेंट ही है, लिखा रहने देंगे, वस्तु का ताप T1 वातावरण का ताप तो T नॉट ही रहेगा। यहाँ पर P2 के लिए उत्सर्जक का E2 एरिया कितना A2 सिग्मा ही रहेगा और इसका तापमान T2 वातावरण का हमारा T नॉट ही बना रहेगा। अब ये चीजें तो आपस में कैंसिल ही हो जाएंगी क्योंकि सेम इक्वल है ना। यहाँ पर सॉल्व करते हैं। T1 हमारे पास कितना है, T1 हमारे पास दिया गया 500 और 500 की पावर 4 और ये कितना है 300 की पावर 4 और बटे T2 कितना है 600 की पावर 4 और T नॉट कितना है 300 की पावर 4। अच्छा एक चीज यहां से कर सकते हैं, 500 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 100 लिख सकते हैं और इसकी होल पावर 4 लगी है 4, तो अलग अलग कर देते हैं। 5 की पावर 4 गुणा 100 का मतलब 10 की घात 2 की होल पावर 4 बाहर आएगा तो 4 दूनी 8, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 4 गुणा 10 की घात 8। ऐसे ही यहाँ पर 3 की पावर 4 गुणा 10 की घात 8, ऐसे ही नीचे 6 की पावर 4 गुणा 10 की घात 8, ऐसे यहाँ पर 3 की पावर 4 गुणा 10 की घात 8, ऊपर से 10 की घात 8 कॉमन लेंगे। अब 5 की पावर 5 का 4 का मतलब क्या होगा 5 4 25 5 125 25 625 और माइनस 3 तरह की 9 127 81, नीचे से 10 की घात 8 कॉमन। अब यहाँ पर कितना 6 की पावर 4 6 4 36 छक्का 216 और 216 का हमारा 6 से गुणा कराएंगे तो ये डायरेक्ट 36 का 36 से करा देते हैं, काम ही क्या था 4 36 हो गया, 3 बचा 6 18 6 18 18 36 और 3 39 के 9 बचा 3 3 तरह की 9 3 12 1296 माइनस ये तो 81 ही रहेगा, ये कैंसिल आउट। तो इसको घटाएंगे ये P1 अपॉन P2 कितना आएगा, घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 4 और 62 से 8 घटाएंगे तो 54, यहाँ से कितना बचेगा और 6 में से 5 1 गया 5 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा और ये टोटल कैंसिल आउट करेंगे तो ये लगभग 0.44 आ रहा है। तो इन दोनों का रेशियो जो आएगा P1 रेशियो P2 ये इतना आएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। इसमें कह रहा है एक वस्तु का ताप 5 मिनट में 40 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है जबकि वातावरण का ताप 16 डिग्री सेल्सियस से कितने समय बाद वस्तु का ताप 32 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा। तो दरअसल जो यहाँ पर 32 है ये क्वेश्चन गलत है, 32 की जगह पर यहाँ पर 23 होगा, 32 की जगह पर 23 क्योंकि तापमान पहले से ही 40 से कितना आ चुका है 30, तो अब तापमान 30 से तो घटेगा ना, बढ़ेगा तो है नहीं, 32 तो हो नहीं पाएगा, तो इसलिए 30 के बाद जब 23 तक आने तक, भाई 40 से 30 तक आने तक 5 मिनट टाइम लगा, अब 30 से 23 तक आने में कितना टाइम लगेगा, 30 से 32 होने में ये गलत हो जाएगा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन के बेस पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं लेकिन उसका आंसर ये नहीं आएगा, ये चीज मानिएगा। जैसा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं वही चीज आप करिएगा तो 32 रख करके आप लोग ला सकते हैं लेकिन वो आंसर कुछ दूसरा रहेगा। तो अब हम यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला हमारा क्या है कि डी क्यू अपॉन डी टी समानुपाती होता है डेल्टा टी के। ठीक है भैया, हम एक फार्मूला जानते हैं कि जो डी क्यू होता है डी क्यू अपॉन डी टी ये बराबर होता है एम सी डी थीटा अपॉन डी टी। थीटा होता है तापांतर, जब तापांतर हमें दिया जाएगा ज्यादा तब न्यूनतम होगा तब,
तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, जहां m क्या होता है वस्तु का द्रव्यमान और c क्या होती है वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा। क्या होती है भैया, ये वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो इसके लिए हम सब लोग ये फार्मूला ना यूज करके हम फार्मूला यूज करेंगे डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी का मतलब यहां पर टी है, टाइम को टी से लिख सकते हैं और ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो ये कांस्टेंट, और डेल्टा टी का मतलब क्या है टी माइनस टी नॉट। ठीक है, तो यहाँ डेल्टा टी ना लेकर के थीटा का मतलब तापमान में परिवर्तन ही है, ये समझिए। थीटा का मतलब चाहे आप dt लिख दीजिए चाहे ये लिख दीजिए, लेकिन हम ये नहीं लिखे हैं, नहीं तो यहाँ पे भी डेल्टा टी, यहाँ पर भी डेल्टा टी आ जाता, तो इसलिए नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पर वैल्यू डेल्टा थीटा का मतलब होता है अंतर, ये तापांतर कितना है T2 माइनस T1 वस्तु का, और बटे में टाइम कितना लगा इसके लिए 5 मिनट, और k का मान आपको निकालना है यहाँ से, और t का मान आपको कैसे, इस t का मान निकालने के लिए यहाँ वस्तु का ताप है, वस्तु का ताप हम दो तीन तरीकों से वैसे ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर लगा रहे हैं औसत वाला मान, ठीक है, टी एवरेज। ठीक, टी एवरेज होता है, ये होता है T1 प्लस T2 अपॉन 2। T1 हमारे पास कितना है 40, T2 कितना है 30 के बटे में 2 कितना आएगा 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये टी एवरेज है यहाँ पर, ठीक है, और वो कितना है 35 माइनस टी नॉट कितना दिया गया 16। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे T1 कितना हमारे पास, T2 माइनस T1 करेंगे, ज्यादा में से कम वाला घटाइए, माफ कीजिए, यहाँ पर ज्यादा में से कम वाला घटाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा, ताकि आंसर प्लस नहीं बना रहे। तो 40 माइनस 30 कितना बचा 10 के बटे में 5, और यहाँ पर कितना बचा 19 के, तो 5 एकम 5 5 दूनी 10, 19 को नीचे भेजो, के का मान यहाँ से मिला 2 के बटे में 19 यूनिट, ये के का मान मिल गया। अब के का मान मिल गया तो हम यहाँ से करेंगे क्या, यहां से हम करेंगे अब सेकेंड केस। अब सेकेंड केस हमारा क्या है, सेकेंड केस हमारा है कि अब जब तापमान हमारा कितना पहुंच गया था 30 यानी T2, अब इसको T3 तक पहुंचाना है, तो उसके लिए टाइम कितना लगेगा ये हमको बताना है। तो सेम यही चीज डेल्टा थीटा बराबर बटा टी बराबर के ब्रैकेट में टी एवरेज माइनस टी नॉट, यही फार्मूला लगेगा। ये फार्मूला लगाएंगे तो अब डेल्टा थीटा का मान कितना आएगा, डेल्टा थीटा का मतलब यहां से आएगा T2 माइनस T3 आएगा, यहाँ का तापांतर घटेगा, और इसके लिए जो टाइम लगेगा वो हमको निकालना है यानी T2, और बराबर में k का मान यहाँ पर कितना है 2/19 रख देते हैं, और ब्रैकेट में T एवरेज अब कितना आएगा, T एवरेज यहाँ से कितना आएगा, तो यहाँ से T एवरेज आएगा इन दोनों तापमान यानी कि T2 प्लस T3 अपॉन, दो लोगों को जोड़ा गया तो 2 से भाग, इन दोनों को जोड़ करके भाग करो, कितना आएगा 30 और ये कितना है 23, कितना हो 53, 53 के बटे में 2, तो ये कितना आएगा 2 26.5 आएगा। तो यहाँ पर 26.5 और माइनस का ये टी नॉट हमारे पास पहले से ही दिया गया है 16। अब इसको सॉल्व करते हैं, T2 माइनस T3 करेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 30 माइनस 23 के बटे में कितना है निकालना है, बराबर में 2 के बटे में 19, और ब्रैकेट में इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 10.5, कितना बचा 10.5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा 7 के बटे में T2, और बराबर में ये 21 हो जाएगा, और बटे में 19, 7 एकम 7 7 त्रिक 21, और इसको पलट देते हैं तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19 के बटे में 3, 3 एकम 3, 3 छक 18, एक बचा पॉइंट लगाएंगे 0, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, तो इसके लिए जो टाइम लगेगा 6.33 सेकेंड लगेगा। वैसे ये एवरेज मेथड थोड़ा सा टिपिकल है, एक और मेथड है, और वो मेथड आप सब लोग जो इसका डेरिवेशन है यहां से देख सकते हैं, जो इसका डेरिवेशन है आपका न्यूटन के शीतलन नियम का, उसका एक फार्मूला है, उसका एक फार्मूला है लॉग का, थीटा माइनस थीटा 0 बराबर e की पावर माइनस के टी प्लस सी, ये वाला कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे तो ये आंसर आएगा। या फिर यहां से ऐसे ही कर सकते हैं, लॉग बेस में e थीटा माइनस थीटा 0 बराबर माइनस का के टी प्लस सी, के यही कांस्टेंट है आपका, है यही वाला के कांस्टेंट है आपका, ये कुछ और नहीं है, ये के कांस्टेंट है जो समानुपाती में जुड़ा हुआ था।
ठीक है भैया। और इसकी वैल्यू आप सब लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो पेज नंबर 583 है। के की वैल्यू जो है आपकी 4 और 4 एप्सिलॉन ए सिग्मा टी नॉट की पावर 3 अपॉन mc है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है आपकी, दरअसल इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये अगर इसके समानुपाती है तो ये वैल्यू इसके बराबर होती है, तो ये भी इसके समानुपाती होगा। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है तो ये हट जाएगा, तो डी थीटा अपॉन डी टी समानुपाती अभी भी कितना है, डेल्टा टी। तो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट के जुड़ेगा, वही के कांस्टेंट है। तो यहाँ पर के कांस्टेंट में भी क्या आ जाता है, एम और सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बिल्कुल इसी जैसा, उसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बढ़ते भैया क्वेश्चन नंबर 22 जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, आंकिक प्रश्न और वीडियो की लास्ट है। इसमें क्या कह रहा है, एक द्रव को 80 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 5 मिनट समय लगता है, और द्रव को 60 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा। वातावरण का ताप 20 डिग्री सेल्सियस। तो T1 से T2 होने में कितना टाइम लगता है, 5 मिनट। वातावरण का ताप T0 बराबर 20 डिग्री सेल्सियस। 60 से 30 आने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। हमने क्या बताया था फार्मूला, जो dq अपॉन dt होता है वो डेल्टा t के समानुपाती होता है। डेल्टा t का मतलब होता है t माइनस टी नॉट। यहाँ t एवरेज लिख देते हैं क्योंकि टेम्परेचर वस्तु के बदल रहे हैं, एवरेज लिख देते हैं। और इसी को हम सब लोग क्या कहते हैं, ये जो वैल्यू होती है वो mc डेल्टा थीटा, या आप यहाँ पर जो है dt रख सकते हैं। याद रखिए, आप चाहे डी थीटा रखिए, चाहे dt, चाहे डेल्टा थीटा रखिए, चाहे डेल्टा टी। ये बात हम कई बार बात कर चुके। और अपॉन में कितना dt, अभी समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे नहीं, तो t एवरेज माइनस टी नॉट। तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है m और c, हर एक पदार्थ के लिए फिक्स होता है, ये बदलता तो है नहीं। ठीक, तो ये तो हटाएंगे, समानुपातिक चिन्ह लगा तो ये तो काम ही खत्म हो जाएगा, कांस्टेंट में चला जाएगा। तो dt अपॉन dt, तो ये तो वैल्यू कांस्टेंट में चली जाएगी, तो इसका तो काम ही खत्म। ठीक, बटे में ले आओ और इसकी जगह पर टोटल कांस्टेंट क्या जोड़ दिया गया, के की बजाय कैपिटल K। ठीक है, और ब्रैकेट में टी एवरेज माइनस टी नॉट। केस फर्स्ट अप्लाई करते हैं, केस फर्स्ट अप्लाई करेंगे तो उसके लिए क्या आएगा, तापांतर कितना होगा, T1 माइनस T2 करेंगे, बड़े वाले में से छोटा वाला। इसके लिए टाइम कितना लगता है, T1 के हम यहां से निकालेंगे, T एवरेज कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ो, जितने लोगों को जोड़ा उतने से भाग, माइनस टी नॉट कितना हमारे पास है, अभी वैल्यू नहीं रख रहे, टी नॉट ही रख रहे। T1 माइनस T2 करेंगे तो घटाइए, 80 माइनस 50 बटे T1 हमारे पास कितना टाइम लगाइए, 5 मिनट। के निकालेंगे यहां से, T1 प्लस T2 यानी कि 80 प्लस 50 के बटे में 2 माइनस टी नॉट कितना है, 20। तो यहां से घटाएंगे तो ये बचा कितना, 30 के बटे में 5 बराबर के, ब्रैकेट में 80 और 50 130 का आधा कितना होता है, 65, और 65 में से 20 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 45। तो ये 5 एकन 5, 5 का 30, यहाँ इसको बटे में भेजो, के की वैल्यू मिली 3 दूनी 6 और 15 तिया 45, 2 के बटे में 15 मिल गई कि कम। और यहाँ पर अप्लाई करेंगे केस सेकंड, फार्मूला बिल्कुल यही है, क्या, dt अपॉन dt बराबर के कांस्टेंट टी एवरेज माइनस टी नॉट, इस वाले पे, और वैल्यू डाल देते हैं यहीं पर। इसकी वैल्यू क्या आएगी, बड़े वाले में से छोटा वाला अंतर, T3 माइनस T4, और इसके लिए टाइम कितना लगा, T2, यही हमको निकालना है, कि हमने पहले से ही निकाल लिया, 2 के बटे में 15। टी एवरेज कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ करके आधा कर दो, और माइनस टी नॉट, अभी हम वैल्यू अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर भी के रखे हुए हैं। T3 कितना है, 60 माइनस 30 के बटे में T2,
बराबर के की वैल्यू कितनी है हमारे पास, के की वैल्यू हमारे पास 2/15 है। ठीक है, T1 प्लस T2 करो, इन दोनों को जोड़ो तो 60 प्लस 30/2 माइनस T0 कितना हमारे पास था 20। अब इसको घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 30 बचेगा। 30/में T2 बराबर 2/15 गुणा 30 और 60 90 का आधा 45, 45 से 20 घटाएंगे तो 25 बचेगा। 5 से काट दीजिए, 5 एकन 5 तिया 15 पचास 25, 5 एकन 5, 5 छक्का 30, 2 एकन 2, 2 तिया 6। इसको इधर गुणा करो, इसको इधर, तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 त्रिकी 9 मिनट। और यही इसका क्या बन जाएगा भैया, आंसर बन जाएगा। ठीक, और यहीं पर आत्मनिरीक्षणात्मक क्वेश्चंस भी डील होता है। तो पहला क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो ये चीज देखिए, और इसका एक एग्जांपल भी है, उसको आप सॉल्व करिए। जब तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नहीं 2 3 4 तब तक ये क्वेश्चन समझ में तो आएंगे नहीं। फिर कुछ क्वेश्चन तो टफ मिलेंगे ही, तो उनमें से ये एक होता है न्यूटन का शीतलन नियम। अब यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम सब लोग स्टार्ट करेंगे यांत्रिक तरंगों के लिए। ठीक, एसएचएम के अभी हमारे न्यूमेरिकल्स बाकी हैं आत्मनिरीक्षणात्मक, तो उनको भी कंप्लीट करेंगे अगले वाले वीडियो में। और इधर जो स्टार्ट होगा टॉपिक हमारा वो होगा या तो गैसों का अणुगत सिद्धांत या तो ऊष्मागतिकी, दोनों में से कोई एक जो हम स्टार्ट करेंगे। तो आप कमेंट करके बताइए क्या करना करें पहले, ठीक है, क्या स्टार्ट किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।